Welcome to Vigyan Talkies. Now we are discussing two questions from question number 51 to 75 of ICMR JRF 2019 Life Sciences question paper. Question number 51. The uptake of external DNA into bacterial cell is facilitated in the presence of options given to you are calcium chloride, polymerase, endonuclease and plasmid. तो जो ये अपटेक ऑफ एक्सटर्नल डीएनए है इनटू बैक्टीरियल सेल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये नेचुरली अकर करता है बहुत से बैक्टीरियाज में, जिसमें जो भी विसिनिटी में कोई जेनेटिक मटेरियल है या नेकेड डीएनए प्रेजेंट है, इट गेट ट्रांसफर इनटू द बैक्टीरिया इनसाइड द बैक्टीरिया एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. अगर हमें यही प्रोसेस सपोज लैब में करना है, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा डिज़ायर्ड बैक्टीरिया है ये एक पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को ले ले अपने अंदर, तो उसके लिए हम कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं. वी यूज़ द कैल्शियम क्लोराइड बिकॉज हम क्या करते हैं लैब में कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करेंगे सेल सस्पेंशन में. अब कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या करेगा, इट प्रमोट्स द बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मिड डीएनए टू द लिपोपॉलीसेक्राइड्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. अब जो पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयंस होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिवली चार्ज लिपोपॉलीसेक्राइड इनर कोर के साथ भी अट्रैक्ट होते हैं. तो उससे क्या होता है कि इट फैसिलिटेट कैल्शियम क्लोराइड फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ द फॉरेन डीएनए और द प्लाज्मिड डीएनए विद द लिपोपॉलीसेक्राइड्स. एंड आफ्टर बाइंडिंग वी गिव अ हीट शॉक. हीट शॉक में क्या होता है, अप टू 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में हम अपने सेल सस्पेंशन को रखते हैं एंड विच इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी एंड देयरफॉर दिस फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए गेट एंटर इनटू द बैक्टीरिया. द करेक्ट आंसर विल बी कैल्शियम क्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर कंटेन्स टीलोमेरिक सीक्वेंसेज. तो इनमें से किसके पास होती है टीलोमेरिक सीक्वेंस. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर, प्लाज्मिड वेक्टर है, लैम्डा वेक्टर है, जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन ज़रूर पढ़ें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है, कभी साइज़ के ऊपर आ जाता है, कभी फंक्शन के ऊपर आ जाता है. तो यहाँ पे टीलोमेरिक सीक्वेंसेज जो हैं वो ईस्ट वेक्टर में प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following takes place in both bacterial as well as eukaryotic messenger RNA synthesis. तो mRNA synthesis in प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वो आपसे पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि दोनों में कौन सा मेथड जो है वो दोनों में ही कॉमन है. तो देखो जो हम यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जब आरएनए बनेगा तो वो बाहर आने से पहले पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोसेसिंग होती है. जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो भी हमारे पास प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या क्या आता है, 5 प्राइम रीजन पे मिथाइल कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग भी होती है इंट्रोन्स और एक्सोन्स के बीच में, पॉली ए टेल है ना, 3 प्राइम एंड के तरफ जो है वो पॉली ए टेल फॉर्मेशन होती है, ताकि जब वो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट में जाएगा आरएनए तो इट रिमेन प्रोटेक्टेड. तो दोनों तरफ से उसमें 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड में प्रोसेसिंग हो रही है. तो ये तीनों चीज़ें ही यूकैरियोट्स में हो रही हैं. अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस तो ये तो दोनों में होती हैं. तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट अबेंडेंटली इन द हिस्टोन्स. हम जानते हैं कि हिस्टोन्स जो हैं दे आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन. तो इनमें से कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट ऑप्शन विल बी द आर्जिनिन, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज if the amount of G in a DNA sample is 20%, what will be the amount of T. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. अब यहाँ पे आ जाता है शागाफ्स रूल जो ये कहता है A plus G, the content of A plus G will always be equals to T plus C, right? और हम ये भी जानते हैं कि A binds to T with double bond and G binds to C, यानी कि जितना A प्रेजेंट होगा उतना ही T होगा. अगर मेरे पास A जो है वो 20 है तो T भी मेरे पास 20 होगा. G अगर मान लो मेरे पास 40 है तो C भी. अब ओवरऑल इनका टोटल हो गया 100. A T G C मान लीजिए टोटल है 100, ठीक है. तो A विल ऑलवेज बी इक्वल टू T, G विल ऑलवेज बी इक्वल टू C. तो G प्लस C हमें कितना दे रखा है, G 20% दे रखा है. जितना G होगा उतना ही C होगा, ठीक है. तो G प्लस C, G हमारा 20 है तो C भी 20 ही होगा. तो G प्लस C हमारे पास टोटल हो गया 40 और टोटल कितना है 100 है. 100 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास 60 आएगा. तो सॉरी यहाँ पे T प्लस A आना था. T प्लस A जो है वो हमारे पास यहाँ पे A आएगा. T प्लस A जो है वो हमारे पास हो जाएगा 60. तो हेंस T विल बी 30 क्योंकि T इज इक्वल्स टू C. तो ये हमारे पास उसका हाफ हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज 30%. यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे A आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन टीलोमियर्स कंसिस्ट ऑफ अ टेंडम रिपीट्स ऑफ अ सीक्वेंस. टीलोमेरिक एंड जो होते हैं उसमें जो सीक्वेंस होती है दैट इज T T A G G N. ये जो N मीन्स ये जो नंबर है ये रिपीट करता है. टीलोमेरिक सीक्वेंस काफ़ी लंबी होती है, उसमें जो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पैटर्न है ये रिपीट करता है नंबर ऑफ टाइम्स.
इन ह्यूमंस ये वेरी करती है टेलोमेरिक सीक्वेंस, ये TAG रिच तो होती हैं लेकिन अलग अलग स्पीशीज़ में जो पैटर्न है वो वेरी करता है. द ओरिजिनल कोडोन चेंजेस टू स्टॉप कोडोन इन विच टाइप ऑफ म्यूटेशन. तो अगर वहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया तो क्या होगा, ट्रांसलेशन रुक जाएगी. तो इस तरह की म्यूटेशन को हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन. लेकिन बाकी भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है. सेंस म्यूटेशन जैसा कुछ नहीं. मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, अ सिंगल बेस पेयर सब्सटीट्यूशन ऑल्टर्स द जेनेटिक कोड. यानी कि जो सब्सटीट्यूशन हो रही है, जेनेटिक कोड में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 3 बेस पेयर्स होते हैं. तो सिंगल बेस पेयर में सब्सटीट्यूशन हो जाती है, ऑल्टर्स द जेनेटिक कोड इन अ वे दैट प्रोड्यूसेस एन अमीनो एसिड दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल अमीनो एसिड एट दैट पोजिशन. ठीक है, जैसे ग्वानिन की जगह जैसे कि वैलिन की जगह ल्यूसिन आ गया, सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होने की वजह से. तो वो अब पहले वैलिन सिंथेसाइज कर रहा था, अब ल्यूसिन सिंथेसाइज कर रहा है. तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज द मिससेंस म्यूटेशन. नेक्स्ट इज तो इसको याद करने का सिंपल है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ये आना था कुछ और आ गया, लाइक मिससेंस म्यूटेशन. नॉनसेंस म्यूटेशन. नेक्स्ट नॉनसेंस है कि वो रोक ही दिया उसने प्रोसेस, टोटली नॉनसेंस, राइट. इट अकर्स इन DNA व्हेन अ सीक्वेंस चेंजेस गिव राइज टू अ स्टॉप कोडोन rather than a codon specifying an amino acid. तो अमीनो एसिड जो स्पेसिफाई कर रहा था कोडोन, उसमें म्यूटेशन हुई और वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक स्टॉप कोडोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. तो जब ट्रांसलेशन चल रही थी तो वो वहीं पे रुक जाएगी. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा नॉनसेंस म्यूटेशन. इसके अलावा एक हमारे पास रिवर्स म्यूटेशन है. रिवर्स म्यूटेशन में क्या होता है, कुछ इस तरह म्यूटेशन होगी तो जो करेक्टरिस्टिक है वो ऐसा हो जाएगा, और मतलब फिनोटिपिक करेक्टरिस्टिक जो होगा म्यूटेशन होने के बाद वो ऐसा आएगा, रिस्टोर्स द वाइल्ड टाइप टू द सेल ऑलरेडी कैरिंग अ फिनोटाइप ऑल्टरिंग द फॉरवर्ड म्यूटेशन. तो कोई वाइल्ड टाइप फिनोटाइप जो है वो अपीयर कर जाएगा. दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज द रिवर्स म्यूटेशन. नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन विच फेज. सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, प्रोफेज 1. नेक्स्ट इज पर्सन हैविंग 6 क्रोमोसोम XXY सफर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. तो डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, पटाउज सिंड्रोम, इन सब में क्या क्या होता है. डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21 भी इसको हम बोलते हैं. इसमें 3 कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम नंबर 21 की. तो this is called as the Down syndrome. Next is Edward syndrome. Edward syndrome has an extra copy of chromosome 18q. यानी कि 18th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म की एक्स्ट्रा कॉपी होगी, तो उस केस में होगा एडवर्ड सिंड्रोम. क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बॉयज़ और मेंस में होता है, इनमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. मींस दे बिहेव लाइक अ नॉर्मल मैन, राइट, लेकिन एक कॉपी एक्स्ट्रा होगी एक्स की. अब आप इसको देखिए, यहाँ पे नॉर्मल मेल और मैन के लिए क्या चाहिए आपको, एक्स और वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. नेक्स्ट इज पटाउ सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, ये जैसे यहाँ ट्राइसोमी 21 है, वैसे ही पटाउ सिंड्रोम इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी 13. It occurs when cells contain an extra copy of chromosome number 13. Next is multiple genes are involved in the inheritance of which of the following disease. Multiple genes को हम polygenic inheritance भी कहते हैं. तो स्किन कलर उसका बेहतर एग्जाम्पल है. दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. द करेक्ट आंसर इज स्किन कलर. इसके अलावा जो कलर ब्लाइंडनेस है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड ऑन एक्स. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, लेकिन ये लिंक्ड होती है एक्स के साथ. सिकल सेल एनीमिया, ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, जो कि हीमोग्लोबिन के बीटा जीन में होती है. इट इज़ फाउंड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. फिनाइल कीटोन्यूरिया, इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12. नेक्स्ट इज इन अ फीमेल विद 6 क्रोमोसोम XXX. अब देखिए वहीं से ये XXY, XXS, इन सभी से ये एक ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं और सारे के सारे जेनेटिक्स से. इन अ फीमेल विद 6 क्रोमोसोम्स XXX हाउ मेनी बार बॉडीज विल बी देयर. तो सबसे पहले बार बॉडीज होती क्या है. फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, नॉर्मल फीमेल. तो दोनों में से एक जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है. This inactivated X chromosome seen in female somatic cells are called as the bar bodies, which are present adjacent to the nuclear membrane. एक ब्लैक पैच की तरह उसमें नजर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है. तो जो वो इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम है वो हमें बार बॉडी की फॉर्म में नजर आता है. अब जो भी स्पीशीज़ हैं जिसमें XY सिस्टम है सेक्स डिटर्मिनेशन का, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, फीमेल्स में टिपिकली एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो 2 हैं, एक इनएक्टिव होगा बाय द प्रोसेस, और जो प्रोसेस है ये इनएक्टिवेशन का, इसको हम कहते हैं लायनाइजेशन, राइट. नॉर्मल फीमेल में हमें एक बार बॉडी अपीयर होगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है फीमेल है जिसमें 3 एक्स क्रोमोसोम्स है, तो ऑब्वियसली 1 एक्स क्रोमोसोम विल रिमेन एक्टिव, अनदर 2 विल गेट इनएक्टिवेटेड. तो दीज 2 inactivated chromosomes, X chromosomes will appear as a 2 bar bodies. The 2 is the correct answer. अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 X chromosome दिए होते तो आप कहते कि 3 बार बॉडीज अपीयर कर दी. तो 2 is the correct answer. Next question, number 62.
द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया. हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया है जहाँ पे मैंने कहा था कि क्या है एग्जाम्पल पॉइंट म्यूटेशन का, सिकल सेल एनीमिया. इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस भी हम देख चुके हैं और डाउन सिंड्रोम भी ट्राइजोमी 21 है. कलर ब्लाइंडनेस जो है सेक्स लिंक्ड होती है ऑन एक्स क्रोमोसोम. अब है थैलेसीमिया. थैलेसीमिया जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव और होमोजाइगस म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल है. Question number 63. Highly repetitive DNA in the eukaryotes occupies the which fraction of the coat curve? तो कोट कर्व क्या होता है? जब भी हम डीएनए को डीनेचर करते हैं और उसके बाद उसको सपोज हमने एक हाई टेम्परेचर दिया तो डीएनए गेट डीनेचर्ड. फिर जब हम उसको कम टेम्परेचर देते हैं, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आते हैं तो इट स्टार्ट बाइंडिंग विद इट, द डीएनए फ्रेगमेंट स्टार्ट बाइंडिंग विद इट. तो उसको हम कहते हैं रीनेचर हो रहा है. तो उसमें कोट कर्व हम एक टर्म पढ़ते हैं. वो कोट कर्व क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें क्या बताती है. इट गिव्स अ सिग्मोइड कर्व विच कैन बी करेक्टराइज्ड बाय कोट हाफ वैल्यू. दैट इज कोट हाफ वैल्यू इज द पॉइंट वेयर हाफ ऑफ द डीएनए इज स्टिल सिंगल स्ट्रैंडेड. तो कोट कर्व जो है वो हमें ऐसे एक सिग्मोइड कर्व देगा और जहाँ पे कोट हाफ वैल्यू होगी यानी कि कोट फुल एंड दिस इज कोट हाफ वैल्यू, तो जो हाफ वैल्यू होगी वो हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि अभी आधा डीएनए जो है वो आधा डीएनए मटेरियल जो है वो अभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड है और आधा जो है वो डबल स्ट्रैंडेड हो चुका है, रीनेचर हो चुका है और आधा भी डीनेचर स्टेट में पड़ा हुआ है. दिस इज कोट हाफ रिप्रेजेंट्स. अब ये पूछ रहे हैं कि विच फ्रैक्शन ऑफ द कर्व. ठीक है, हाईली रेपिटेटिव डीएनए जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, कोट कर्व के कौन से फ्रैक्शन में आएगा. तो देखो हाईली रेपिटेटिव डीएनए में क्या होगा, सेम टाइप ऑफ सीक्वेंस जो है वो बहुत बार रिपीट होंगी. सेम सीक्वेंस पैटर्न जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा. तो जो बाइंडिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, है ना. जितना ज़्यादा वेराइड सीक्वेंस होगी उतना उनको मैच करने में एक दूसरे के साथ कि मेरे साथ वाला मैचिंग जो है वो किस तरफ है, उनको बाइंड करने में टाइम लगेगा. तो इसका आंसर होगा फास्ट. हाईली रेपिटेटिव डीएनए विल बाइंड फास्ट एंड इट विल ऑक्यूपाई द फास्ट फ्रैक्शन ऑफ द कोट कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन. एम्स टेस्ट इज यूज्ड टू स्क्रीन म्यूटाजेनिसिटी इज बेस्ड ऑन. ओके, म्यूटाजेनेसिस तो ये देखता है, इट डिटेक्ट म्यूटाजेनिसिटी इन द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. इट यूजेस सेवरल स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया दैट कैरी म्यूटेशंस इन जीन्स इन्वॉल्व्ड इन हिस्टिडिन सिंथेसिस. कौन से जीन्स हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन द हिस्टिडिन सिंथेसिस. तो इसमें होता क्या है, दीज बैक्टीरियल स्ट्रेन जिसमें म्यूटेशन कहाँ प्रेजेंट है, हिस्टिडिन सिंथेसिस में म्यूटेशन प्रेजेंट है, यानी वो हिस्टिडिन सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आर ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट दैट इज दे रिक्वायर हिस्टिडिन फॉर द ग्रोथ. ठीक है, प्रोटोट्रॉफिक नहीं है, ऑक्सोट्रॉफिक है, यानी कि वो डिपेंडेंट है एक पर्टिकुलर, उनको अपने मीडिया के अंदर वो चीज़ चाहिए. अगर आप जिस मीडिया में कल्चर कर रहे हो बैक्टीरिया को उसमें आपको हिस्टिडिन डालना ही पड़ेगा क्योंकि वो म्यूटेटेड है हिस्टिडिन सिंथेसिस के लिए, वो खुद से हिस्टिडिन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए उन्हें हिस्टिडिन चाहिए एंड दे रिक्वायर्ड अ मीडिया विच इज़ रिच इन हिस्टिडिन. तो ये ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट्स हैं. ठीक है, तो दे रिक्वायर द हिस्टिडिन फॉर ग्रोथ बट कैन नॉट प्रोड्यूस इट. तो द मेथड टेस्ट, अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं म्यूटाजेनिसिटी स्टडी के लिए. द मेथड टेस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द टेस्टेड सब्सटेंस इन क्रिएटिंग म्यूटेशंस दैट रिजल्ट इन अ रिटर्न टू प्रोटोट्रॉफिक स्टेट सो दैट द सेल्स कैन ग्रो ऑन अ हिस्टिडिन फ्री मीडियम. तो जो भी पर्टिकुलर केमिकल है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि क्या वो म्यूटेशन इंड्यूस कर पा रहा है बैक्टीरिया में या नहीं. म्यूटेशन भी कैसी कि वो म्यूटेशन इंड्यूस करे जिससे वो रिवर्स हो जाए यानी कि दोबारा से वो बैक्टीरिया अपने आप हिस्टिडिन बनाने लग जाए म्यूटेशन होने के बाद, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द हिस्टिडिन फ्रॉम द मीडिया. तो यानी वो ऑक्सोट्रॉफिक से प्रोटोट्रॉफिक हो जाए आफ्टर द म्यूटेशन. अगर ऐसा हो पाता है केमिकल की प्रेजेंट में, एक पर्टिकुलर केमिकल के प्रेजेंट में, तो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर केमिकल इज म्यूटाजेनिक इन नेचर बिकॉज इट हैज़ इंट्रोड्यूस म्यूटेशंस इन द बैक्टीरिया. राइट, तो हम यहाँ पे जो म्यूटाजेनिसिटी बेस्ड टेस्ट है इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, रिवर्जन ऑफ हिस्टिडिन ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स टू द प्रोटोट्रॉफिक. हिस्टिडिन ऑक्सोट्रॉफिक हम यूज़ करते हैं जिसमें रिवर्जन हो जाती है, रिवर्स म्यूटेशन हो जाती है और वो प्रोटोट्रॉफिक बन जाते हैं. नेक्स्ट इज एल्यू एलिमेंट्स इन ह्यूमन जीनोम रिप्रेजेंट्स. ये क्या, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं, ये एक तरीके के जंपिंग जीन्स होते हैं जिनको हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी कहते हैं और मेनली ये किन में पाए जाते हैं, प्राइमेट्स में पाए जाते हैं. तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते क्या, अच्छा इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, वो एक प्लेस से निकलते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा सीक्वेंस है उसमें से वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट उसका कॉपी आएगा और कहीं और जाके इंसर्ट हो जाएगा. इट कैन गेट इंसर्ट इनटू द कोडिंग रीजन और इनटू द नॉन कोडिंग रीजन themselves डायरेक्टली इनटू द मिडल ऑफ द प्रोटीन कोडिंग जीन्स. अब ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को नॉर्मली क्या होता है कि जो एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह पे जाके अपने आप को लोकेट कर देते हैं, दे आर कॉल्ड एज द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66. Which of the following structures is an example of lymphatic vessels? Thoracic duct, parotid duct, bile duct and cystic duct. तो thoracic duct जो है वो lymph को drain करती है, is responsible for the lymph drainage
फॉर द इंटायर बॉडी एक्सेप्ट द राइट साइड्स ऑफ द हेड एंड नेक, ठीक है, तो यानी कि ये तो करती है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। देख लेते हैं बाकियों के क्या काम है। पैरोटिड डक्ट जो है उसको हम स्टेंसन डक्ट भी कहते हैं, ये हमारी मेजर सलाइवरी डक्ट है। बाइल डक्ट, बाइल जो है लीवर में सिंथेसाइज होता है उसको रिलीज करती है, राइट, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। सिस्टिक डक्ट, इट कनेक्ट्स द गैल ब्लैडर टू द एक्स्ट्राफेटिक बाइल डक्ट, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है लिम्फेटिक वेसल, दैट इज द thoracic duct. Next is, which connective tissue cells are responsible for synthesis of collagen fibers? Option B, fibroblast. Structure in descending order related to bile duct, तो bile duct का structure यहाँ पे आ गया। ये रेयर क्वेश्चंस हैं, नॉर्मली हम इतना डीप नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी हो गई या कुछ भी है इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो इस तरीके के कुछ ऐसे आउटलायर क्वेश्चंस हम इन्हें बोल सकते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, बट यू हैव ऑप्शंस, तो यू कैन एक्सक्लूड सच टॉपिक्स, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले लेसर ओमेंटम होगा, देन फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होगा एंड देन द हेड ऑफ द पैंक्रियास। कोरोनरी आर्टरीज, दे अराइजेज फ्रॉम असेंडिंग aorta. Which of the following structure is known to maintain the shape of a cell? इसमें से कौन हेल्प करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है, राइबोसोम्स क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस का क्या काम है? प्रेजेंट एट द सेंटर, तो स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स कर रहे हैं। यू कैन एक्सक्लूड द ऑप्शंस, जो पता है तो जो करेक्ट है वो अपने आप मिल जाएगी। द टेक्निक यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आरएनए और डीएनए इन अ नॉन फ्रैक्शनेटेड डीएनए सैंपल इज कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, इन सीटू डॉट प्लॉट और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जो आरएनए और डीएनए को नॉन फ्रैक्शनेटेड डीएनए सैंपल में ही डिटेक्ट करती है। तो लेट्स सी ये सब क्या क्या है। वेस्टर्न ब्लॉट जो है ये सेपरेट करता है और आइडेंटिफाई करता है प्रोटीन्स को। एक प्रोटीन का जैसे मिक्सचर है, आप उसको जेल पे रन करते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसमें आप करते हो और पेज हम करते हैं इसमें, तो उसमें हमें पता प्रोटीन जो है वो अपने मॉलिकुलर वेट के हिसाब से उसमें सेपरेट आउट हो जाते हैं, राइट। तो यू कैन आइडेंटिफाई दैम और बाद में उन्हें आप एक अलग से ट्रांसफ़र करके यू कैन बैंड ईच प्रोटीन, जो आपका डिजायर्ड प्रोटीन है एंटीबॉडी से बाइंड कर सकते हैं उसे आप, ठीक है। तो उस तरीके से मेनली इट इज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट इज डॉट प्लॉट टेक्निक, इट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग प्रोटीन्स। अब देखिए यहाँ पे भी हम प्रोटीन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इट इज़ सिमिलर टू द वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक, बट कहाँ पे डिफरेंस है? बट डिफरिंग इन दैट प्रोटीन सैम्पल्स differing in that the protein samples are not separated electrophoretically but are spotted through circular templates directly onto the membrane or paper substrate। यहाँ पे आपको जेल रन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ही स्पॉट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन टू द मेम्ब्रेन और द पेपर सबस्ट्रेट। तो डिटेक्ट करते हैं डायरेक्टली। फिर उसके बाद है इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। इस टेक्निक में क्या होता है? फॉर द प्रिसाइज लोकलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद इन अ हिस्टोलॉजिकल स्टेन। और कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ सिलेक्टिंग बैक्टीरियल कॉलोनीज with desired genes through a straightforward cloning and the transfer process। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फिर think about it। next is chromosome painting is used to detect chromosome translocation। The chromosome painting is another name of the fish fluorescence in situ hybridization। Which of the following growth media would you expect to result in synthesis of high level of messenger RNA for the enzyme of the E. coli lac operon? तो lac operon में क्या होता है? जब भी हम ग्लूकोज एज यूज़ करते हैं सबस्ट्रेट, तो इट इनहिबिट्स द लैक एक्सप्रेशन। क्यों? बिकॉज इट इनहिबिट्स द लैक एक्सप्रेशन, यानी कि इतना हाई एक्टिव नहीं होगा, उसको रिड्यूस कर देगा बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ कैम एंड देयरफॉर डिप्राइविंग द लैक ओपेरॉन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर नेसेसरी फॉर इट्स एक्सप्रेशन। यानी कि ग्लूकोज अगर हाई होगा तो हम ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर कम होगा, तो यानी कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, एक्सप्रेशन जो है कम होगा, मैसेंजर आरएनए लेवल्स जो है वो लो होंगे व्हेन ग्लूकोज इज हाई। तो हाई ग्लूकोज वाली ऑप्शंस तो नहीं है। अब लो है या है ही नहीं, तो ऑब्वियसली लो भी है तब भी वो थोड़ा बहुत इनहिबिट करेगा, यानी हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए कि ग्लूकोज अगर नहीं है तो ऑब्वियसली ज़्यादा हाई होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन है लैक्टोज की, तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक रिप्रेसर लूजेज इज एबिलिटी टू बाइंड डीएनए एंड इट फ्लोट्स ऑफ द ऑपरेटर क्लियरिंग द वे ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब द ऑपेरॉन। तो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, यानी कि मैसेंजर लेवल जो है, मैसेंजर आरएनए का जो लेवल है वो हाई होगा। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज नो ग्लूकोज एंड हाई लैक्टोज। इस कंडीशन में, इन सभी कंडीशंस में से इस कंडीशन में मैसेंजर आरएनए का लेवल सबसे ज़्यादा हाई होगा। नेक्स्ट इज
विच प्रोटीन मूव द लीस्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सैंपल वाइल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखिए मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे ही सेपरेशन होती है, सबसे कम जिसका मॉलिकुलर वेट होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा और जिसका सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर वेट होगा वो ऊपर आ जाएगा। और ये पूछ रहे हैं लीस्ट, यानी कि जो सबसे कम मूव करेगा, जो अभी ऊपर ही रह जाएगा। तो अगर आप साइज देखें सभी के, तो सबसे बड़ा साइज जो है वो गामा ग्लोबुलिन का है, तो हेंस द करेक्ट आंसर इज गामा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट इज biochips are made up of. Biochips are made up of what? They are made up of semiconducting molecules inserted in the protein framework. तो ये आपके फर्स्ट 75 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन टोटल 150 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन पेपर के, तो 3 वीडियोज़ मैं अब तक कवर कर चुकी हूँ और आगे की 3 वीडियोज़ इसके बाद आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग विज्ञान टॉकीज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।